बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, आपको वेलकम करता हूँ एक नई वीडियो के अंदर। तो इसके अंदर हमारे पास टॉपिक तो वही है, लेकिन ये लेक्चर नंबर हमारा क्या हो जाएगा 20। तो इस लेक्चर के अंदर हमारे पास जो है हम एक एग्ज़ाम्पल लेंगे और उस एग्ज़ाम्पल को जो पीछे हमने एक टेक्निक पढ़ी थी, हम उस टेक्निक के मुताबिक जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो अगर मैं वो पिछली दोबारा टेक्निक को एक दफ़ा रिवाइज कर दूं, तो ये देखें, ये आपके पास है यहाँ पे, यहाँ ये आपके पास है कि हमने अल्टरनेटिव फॉर्म जो है एक्स टी की, यानी कि जो हमारे पास पोजीशन ऑफ द बॉडी हमारे पास जो है उसको एक्सप्लेन करना है। तो हम जानते हैं कि जो हमारे पास जनरल फॉर्म जो है हमारे पास, जो प्रीवियस एग्जांपल्स के अंदर या प्रीवियस लेक्चर्स के अंदर जो आपने लास्ट वीक देखी थी, उसमें था हमारे पास एक्स ऑफ टी इज इक्वल टू C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी, और इसको मैंने स्टेरिक से रिप्रेजेंट किया था जैसे मैंने पहले बता चुका हूँ। तो a इज इक्वल टू क्या हमारे पास स्क्वायर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और ये जो चीज़ हमारे पास है मैंने पहले बताया था, ये हमारे पास रिप्रेजेंट करती है एम्पलीट्यूड ऑफ द फ्री वाइब्रेशन, कि ये वेव जो है हमारे पास कितनी ऊपर जाती है और कितनी इक्विलिब्रियम पोजीशन के नीचे आती है। तो ये हमारे पास, इसको हम क्रस्ट और ट्रफ का नाम भी देते हैं, नशेब और फराज, ठीक है। इट इज ऑफन कन्वीनियंट टू कन्वर्ट एन इक्वेशन ऑफ द फॉर्म स्टेरिक, यानी कि जो हमारे पास जो एक फॉर्म इक्वेशन नंबर स्टार में मैंने रिप्रेजेंट की है, इसको हम कहते हैं सिंपल हार्मोनिक मोशन। और इसको लिखने के हमारे पास ये दो तरीके हैं, y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, और दूसरा बेटा हमारे पास क्या है, y इज इक्वल टू a कॉस ओमेगा टी माइनस फाई। यहाँ पर अगर आप देखें कि यहाँ पर प्लस का साइन आया हुआ है, यहाँ पर नेगेटिव का, तो दिमाग के अंदर कुछ चीज़ें इस तरह की उभरती हैं कि हाँ जी ये पॉजिटिव लगाया है, यहाँ नेगेटिव लगाया है, वजह क्या है। इस वजह ये है कि हमारे पास साइन में जब हम इसको ओपन करते हैं तो जो साइन पॉजिटिव होता है वो पॉजिटिव ही रहता है, लेकिन नेगेटिव साइन जो है वो कॉज के अंदर वो साइन उसको चेंज कर देता है। अगर नेगेटिव होगा तो वो हमारे पास पॉजिटिव हो जाएगा, और पॉजिटिव होगा तो वो नेगेटिव हो जाएगा। तो यहाँ पर आप देख रहे हैं कि ये ओमेगा जो है ये हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी है, ठीक है, क्योंकि बॉडी ने सर्कुलर पाथ के ऊपर या एक वेव की सूरत में अपने आप को बार बार, अपनी मोशन को बार बार रिपीट करना है, तो इसलिए हमने इसको ओमेगा का नाम दिया। और एक और हमारे पास जो फाई है ये फाई जो है ये फेज एंगल को शो कर रहा है यहाँ पे। तो इसी तरह मैंने यहाँ पर ये जाहिर कर दिया है, ओमेगा जो है रिप्रेजेंट करता है एंगुलर वेलोसिटी को, और फाई जो रिप्रेजेंट करता है फेज एंगल ऑफ द बॉडी ड्यूरिंग द मोशन। अब ये देखें, मैं उनमें से इन दोनों में से एक केस को डिफाइन करने लगा हूँ, ये y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस फाई, इसको मैं कर देता हूँ डिफाइन। इसी तरह दूसरा भी आप करेंगे तो वो भी हो जाएगा आपसे। तो ये लिखा हुआ है y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी प्लस 5, तो मैंने इसका फार्मूला यहाँ पर ओपन किया, और आप लोग जानते हैं कि साइन अल्फा प्लस बीटा जो है तो वो हमारे पास होता है साइन अल्फा कॉस बीटा प्लस कॉस अल्फा साइन बीटा। तो सेम एज दैट फार्मूला, तो हमारे पास जो इसका वो आएगा y इज इक्वल टू a साइन ओमेगा टी कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू साइन 5। Now we see this equation is written as an alternative of star। हम इसको एक स्टार के, और हम इसको किस तरह लिख सकते हैं, देखें ये बिल्कुल वही की वही इक्वेशन जो स्टार में लिखी हुई है, इस एक्सप्रेशन को मैं स्टार वाली इक्वेशन की फॉर्म में लेके जाऊंगा। तो फिर हम इसको देख सकते हैं कि हाँ, हम इस इक्वेशन को जो है हम उसके अल्टरनेटिव के तौर पर यूज कर सकते हैं, जिस वजह से हमने इसको अल्टरनेटिव फॉर्म कहा है। तो ये देखें, हमारे पास ये आपके पास आया हुआ C1 और C2 तो यहाँ पर लिख लिया C1, यहाँ पर क्या लिख लिया C2 स्क्वायर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर। तो इसको हमने a से रिप्रेजेंट किया था। तो अब आपके पास जो है रेशो है साइन की रेशो क्या होती है, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर ओवर हाइपोटेन्यूज। तो ये आ जाएगा C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर, और इसको हमने देखा है कि ये किसके इक्वल है, हमारे पास a के इक्वल है बेटा, इसको a के इक्वल लिख दिया यहाँ पे। और अगर मैं C1 की यहाँ से वैल्यू निकालना चाहूँ तो ये बन जाएगा a साइन अल्फा, a साइन फाई सॉरी। इस तरह कॉस फाई क्या आ जाएगा, C2 ओवर स्क्वायर रूट C1 स्क्वायर प्लस C2 स्क्वायर इज इक्वल टू C2 ओवर a। तो मैंने वही रेशियोज इस्तेमाल किए हैं जो आप लोग नॉर्मल पढ़ते रहते हैं कि साइन इज इक्वल टू क्या होता है, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज, और कॉस क्या होता है आपके पास, बेस ओवर हाइपोटेन्यूज।
तो इस तरह C2 की जो वैल्यू हमारे पास आएगी वो है a cos phi। और हम इसकी अगर एंगल की डायरेक्शन फाइंड करना चाहें तो बेटा वो हमारे पास है tan phi इज इक्वल टू C1 ओवर C2। सो phi इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, tan इनवर्स C1 ओवर C2। ये तो तमाम चीज़ें हैं जो आप जिन चीज़ों से आप लोग बहुत ज़्यादा फेमिलियर हैं, तो इनको समझने में कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। सो द अबव इक्वेशन इज रिटन एज y इज इक्वल टू a sin ओमेगा t cos phi प्लस cos ओमेगा t sin phi। मैं इस a को अंदर मल्टीप्लाई करता हूँ तो लिख सकता हूँ इसको इस तरह साइन ओमेगा टी इंटू ए कॉस फाई प्लस कॉस ओमेगा टी इंटू ए साइन फाई। अब जो हमने ऊपर एक्सप्रेशंस के अंदर इनकी वैल्यूज लिखी थी तो ये देखें मैं उनको यूज करने लगा हूँ। तो a साइन फाई जो है हमारे पास किसके इक्वल है, वो C1 के। तो देखें a साइन फाई की जगह मैंने C1 लिखा हुआ है और a कॉस फाई की जगह मैंने C2 लिखा हुआ बेटा ये। और अगर इसको तरतीब लगा के लिखते हैं तो ये हमारे पास क्या आ रहेगा, y इज इक्वल टू C1 कॉस ओमेगा टी प्लस C2 साइन ओमेगा टी। तो इस तरह ये हमारे पास वो लेक्चर आ गया जो प्रीवियस था, मैंने वो समझा दिया आपको। अब ये देखें यहाँ पर हमारे पास कहता है कि अल्टरनेट फॉर्म। तो बेटा ये x ऑफ t जो उसके हम एग्जांपल करने हैं, x ऑफ t इज इक्वल टू 2/3 cos 8t माइनस 1/6 साइन 8t। ये जो पहली एग्जांपल मैंने सॉल्व की थी ये मैंने वहां से वो एग्जांपल लिए। ये देखें ये एक्सप्रेशन वही बिल्कुल ये वाला ये आपके पास आ गया। इस एक्सप्रेशन को मैंने इस्तेमाल किया, वहां से इसको लिया और इसको अब अल्टरनेट फॉर्म में लेके जा रहा हूँ। तो ये देखें x ऑफ t इज इक्वल टू 2/3 cos 8t माइनस 1/6 साइन 8t। तो यहाँ पर अगर आप कंपेयर करते हैं तो C1 2/3 के इक्वल है और C2 किसके इक्वल है, माइनस 1/6 के। अब हमारे लिए आसान है कि हम इसका एम्पलीट्यूड मालूम कर सकते हैं। तो a इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, 2/3 स्केयर प्लस माइनस 1/6 होल स्केयर इज इक्वल टू, जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये आ जाएगा स्केयर रूट 17 ओवर 36 जो अप्रॉक्सीमेटली बनता है बेटा हमारे पास 0.69 फीट, 0.69 फीट विथ C1 2/3 एंड C2 माइनस 1/6। तो यहाँ पर बेटा हमारे पास C1 जो है हम जानते हैं वो किसके इक्वल होता है, a साइन फाई के, और C2 किसके इक्वल होता है, a कॉस फाई के। ठीक है, तो मैं इस तरह करता हूँ कि C1 की जगह मैंने वैल्यू लिखी C1 की 2/3, ये 2/3 बेटा, और a की वैल्यू कितनी थी हमारे पास 0.69, मैंने वो लिखी 0.69 साइन फाई। अब इस 0.69 को डिवाइड करूंगा तो ये लिखा हुआ है साइन फाई इज इक्वल टू 2/3 मल्टीप्लाइड बाई 0.69। इस तरह C2 जो है हमारे पास उसकी वैल्यू लिखी इक्वल्स टू a की वैल्यू लिखी कॉस फाई, तो कॉस फाई क्या आ जाएगा -1/6 मल्टीप्लाइड बाय 0.69। अब आप यहाँ पर ये देखें कि यहाँ से मेरा मकसद ये था कि साइन और कॉस की वैल्यूज को निकालना। यहाँ पर साइन आपके पास पॉजिटिव शो हो रहा है, जो बुक के अंदर आपके पास एक्सप्रेशन दिया था उसको थोड़ा समझना थोड़ा टफ था। तो ये एक बेहतर टेक्निक मुझे लगी है इस तरह फाइंड करना, ताकि आप लोग इस चीज़ से फेमिलियर हैं कि किस क्वाड्रेंट के अंदर साइन पॉजिटिव होता है और किस क्वाड्रेंट के अंदर साइन नेगेटिव होता है, या किस क्वाड्रेंट के अंदर साइन और कॉस पॉजिटिव नेगेटिव वगैरह होते हैं। तो ये बेटा ये मैंने उसके मुताबिक कर लिया ताकि आप लोगों को आसानी से समझ आ जाए। अब यहाँ पर देखें साइन जो है इसकी वैल्यू क्या है हमारे पास, ये पॉजिटिव आ रही है, और यहाँ पर जो कॉज है आपके पास उसकी वैल्यू क्या आ रही है, नेगेटिव। तो मैंने यहाँ पर लिखा है कि साइन जो है वो 0 से बड़ा है और कॉस फाई जो है वो 0 से लेस है। हमारे पास साइन जो है ग्रेटर देन 0 और कॉस जो है वो लेस देन 0। तो इस केस के अंदर हमारे पास ये है, सो द फेज एंगल फाई लाइज इन क्वाड्रेंट नंबर 2। तो ऐसी सिचुएशन कहाँ पर अकर करती है कि साइन पॉजिटिव हो और कॉज हमारे पास क्या हो, नेगेटिव। तो बेटा ये सेकंड क्वाड्रेंट में हमारे पास होता है। तो इसका मतलब फाई जो है वो हमारे पास सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर आएगा। तो हम इसका फेज एंगल भी मालूम कर लेते हैं। नो tan फाई इज इक्वल टू C1 ओवर C2 इज इक्वल टू 2/3। C1 की वैल्यू आ गई, फिर C2 की वैल्यू आ गई -1/6। इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये -4 आ गया। तो फाई इज इक्वल टू tan इनवर्स -4, tan इनवर्स -4। अब यहां पर देखें सेकंड क्वाड्रेंट के लिए हम क्या इस्तेमाल करते थे, पाई माइनस फाई। तो बेटा फाई इज इक्वल टू आपके पास क्या आ जाएगा, पाई माइनस 1 पॉइंट। जब इसको मैं कैलकुलेट मैंने की है तो tan क्योंकि नेगेटिव एक्सेप्ट नहीं करता, तो ये बेटा हमारे पास जो है तो यहाँ पर मैंने इसको सिंपल वैसे मालूम करें, नेगेटिव को सिंपल आप फिलहाल जो है इग्नोर कर दें। क्या करें, आप इस नेगेटिव साइन को इग्नोर कर दें, बाकी आप tan इनवर्स 4 कैलकुलेट कर लें तो वो आता है 1.325। और अपने कैलकुलेटर्स को रेडियन पर रखिएगा, वैसे नहीं आएगा, डिग्री में ये चीज़ सही नहीं देगा।
तो tan इनवर्स को आप 4 पे चेक कर लें तो वो आंसर देगा 1.32 और यहाँ पर लिखें पाई, तो ये आपके पास आ जाएगा पाई -5। तो बेटा ये पाई -1.325। अब उसके बाद हमारे पास क्या है, पाई किसके इक्वल होता है, रेडियन के अंदर, क्योंकि हमने हमारा आंसर जो है रेडियन के अंदर आया हुआ है, तो हम पाई की वैल्यू रेडियन में लिखेंगे, वो होती है 3.1416 -1.325। तो बेटा वो हमारे पास क्या आ जाएगा 1.816। तो बेटा ये हमारे पास उसका फेज एंगल हो गया, क्योंकि वो उस एक्सप्रेशन के अंदर आप देखें तो हमारे पास ओमेगा की वैल्यू भी होनी चाहिए और फाई की वैल्यू भी होनी चाहिए। अब हमारे पास जो है इस इक्वेशन से हमें क्लियर है कि ओमेगा किसके इक्वल है, वो 8 के इक्वल है। लिखते थे ना C1 cos ओमेगा टी और प्लस C2 sin ओमेगा टी, तो ओमेगा की जगह हमारे पास क्या आ रहा है 8 आ रहा है। तो यहाँ पर डायरेक्टली हम ओमेगा की जगह 8 सब्सिट्यूट कर देंगे। ए की वैल्यू क्या आई थी √17 ओवर, जब 36 का स्क्वायर रूट खत्म करेंगे तो वो 6 आ जाएगा। साइन इंटू 8t प्लस 1.816 जो पीछे हमने वैल्यू निकाली है। और या फिर हम इसको लिख सकते हैं XT इज इक्वल टू A cos, ओमेगा की जगह 8 आ जाएगा, A की जगह आ जाएगा √17 ओवर 6 cos और फाई की जगह बेटा वो वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह ये हमारे पास एक कंप्लीट इसका ये एक कम्प्रीहेंसिव उसका एक्सप्रेशन है। तो ये ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फॉर्म आपके पास है कि हम इस तरह से उसको क्लियर लिख सकते हैं। उसके बाद आपके पास है अब हम इसका टाइम पीरियड मालूम करना चाहते हैं। टाइम पीरियड भाई ये हमारे पास एक वाइब्रेशन कंप्लीट करने के लिए कितना टाइम लगाएगी, तो बेटा हमारे पास है पाई t इज इक्वल टू 2 पाई ओवर ओमेगा। 2 पाई ओमेगा की वैल्यू 8 थी, तो ये आ जाएगा π/4, यानी कि एवरी π/4 ये अपनी जो रोटेशन है उसको, अपनी जो पोजीशन है उसको बार बार रिपीट करेगा, अपनी मोशन को बार बार क्या करेगा, रिपीट करेगा। तो इसका जो आपके पास टाइम पीरियड है वो π/4 का है हमारे पास। तो आफ्टर एवरी π/4 बॉडी रिपीट्स इट्स मोशन। तो बेटा उसके बाद हमारे पास क्या है ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन। हम इसके देखते हैं कि ग्राफिकल इंटरप्रिटेशन इससे क्या है हमारे पास, टू फाइंड द इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू 2/3 ऑफ द मास रिलीज बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। अब ये हमारे बता रहा है टू फाइंड द पोजीशन x इज इक्वल टू 2/3। ये शुरू में आपके पास जो हमारे पास हमने जो एग्जांपल सॉल्व की थी पहले लेक्चर के अंदर, मैं उसको दिखा देता हूँ। तो ये देखें, मैं उसको भी दिखा देता हूँ यहाँ पे कि बॉडी जो है बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन जो है वो ये देखें, रिलीज फ्रॉम द पॉइंट 8 इंचेस बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो उसको हमने सॉल्व किया था, तो बेटा वो आया था 2/3। वो क्या आया था 2/3। तो यहाँ पर वो चीज़ बता रहा है टू द इनिशियल पोजीशन x इज इक्वल टू 2/3 द मास इज रिलीज बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। उसके बाद फिर हमारे पास कहता है कि टू द मास एट इट्स एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट। एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट मतलब हमारे पास होता है कि एम्पलीट्यूड, ठीक है। तो x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास -√17/6। ये बेटा हमारे पास जो नेगेटिव अगर इसका आप आएगा लेंगे तो ये बेटा हमारे पास अबव द इक्विलिब्रियम आता है। ये अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन डिस्टेंस क्या होता है नेगेटिव, ठीक है। और जैसे आप उसकी तरफ मूव करते हैं तो वो पॉजिटिव हो जाता है हमारे पास। और इसी तरह हमारे पास मास पास द इक्विलिब्रियम पोजीशन वो x इज इक्वल टू 0। और इन तमाम चीज़ों को अभी डायग्राम के जरिए मैं आपको दिखा देता हूँ। फिर मास इज एट एक्सट्रीम डिस्प्लेसमेंट। अब एक तो अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन था और एक हमारे पास क्या था बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो वो हमारे पास क्या है √17/6। अब ये देखें, ये आपके पास एक मोशन शुरू, यहाँ पर x इज इक्वल टू 0, डॉटेड लाइन जो है आपके पास इक्विलिब्रियम पोजीशन को शो कर रही है। और ये आपके पास शो कर रहा है कि इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट क्या है हमारे पास नेगेटिव है और इस डायरेक्शन में डिस्प्लेसमेंट हमारे पास क्या है पॉजिटिव है। अब यहाँ पर देखें, ये वो पोजीशन जहाँ से ये इक्विलिब्रियम बिलो द इक्विलिब्रियम पोजीशन, ये 2/3 बेटा फीट है आपके पास, यहाँ से बॉडी रिलीज करती है। और फिर जब ये रिलीज की जाती है तो ये मूव करना शुरू करती है इस तरह। और ये हमारे पास जो है ये पास कर रही है इक्विलिब्रियम पोजीशन को, कट कर रही है x इज इक्वल टू जहाँ पे 0 है। और फिर यहाँ पर पहुँचती है तो ये देखें x इज इक्वल टू -√17/6। फिर दोबारा वापस नीचे आती है, फिर ये इस तरह। तो ये बेटा हमारे पास आ गया। तो ये इस तरह हमारे पास ये शो कर देता है ये एम्पलीट्यूड यहाँ से लेकर ये डिस्टेंस, ये और ये बेटा हमारे पास जो एम्पलीट्यूड्स है हमारे पास, ठीक है। और ये जो हमारे पास है
अपनी बॉडी को हर उसमें जो चेंज करते हुए दिखाएगा बेटा, वो π/4 पे वो चेंज करते हुए दिखाएगा। और ये हमारे पास जो है ये आपके पास वेव लेंथ है, ये एक से लेकर दूसरे, ठीक है, ये एक फ्राज से लेकर दूसरे फ्राज तक या एक ट्रफ से लेकर दूसरे ट्रफ तक जो है हमारे पास ये एक वेव लेंथ है बेटा हमारे पास। और टाइम पीरियड भी आप लोगों ने देख लिया था सब कुछ। अब इसी तरह हमारे पास जो है हम क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, तो उसमें बेटा हमारे पास है फ्रॉम एक्सरसाइज 3.8। ये बेटा एक्सरसाइज 3.8 आपके पास है इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम्स के नाम से, ठीक है। तो फ्री अनडैम्ड मोशन, ये उसके 3 टॉपिक्स आपके पास आ जाएंगे, डैम्ड मोशन, फ्री अनडैम्ड मोशन और फिर जो है ना फोर्सिंग डैम्ड मोशन। तो ये बेटा 3 केस आएंगे। तो अभी हम फिलहाल फर्स्ट कर रहे हैं और ये एक्सरसाइज 3.8 है और ये क्वेश्चन आपके पास है 1 to 20, पेज आपके पास है 162 और बुक आपके पास है डीजी जिल की एडिशन उसका हमारे पास है 6th, ठीक है। ये मैंने आप लोगों को पहले आपको ग्रुप में सेंड भी की हुई है। अब क्वेश्चन नंबर 1 आपके पास है अ मैस वेट 4 pounds इज अटैच टू अ स्प्रिंग whose spring constant is 16 pound per feet. What is the period of simple harmonic motion? What is the period of simple harmonic motion? तो ये बेटा आपने आपने पीरियड ऑफ द हार्मोनिक मोशन जो है फाइंड करके देना। अब हमारे पास मैस का वेट कितना हमारे पास 4 pound, ठीक है। और अटैच टू अ स्प्रिंग हु स्प्रिंग कांस्टेंट इज, बेटा वो स्प्रिंग कांस्टेंट की वैल्यू भी दी हुई है। मैं तमाम चीजों को यहाँ डिफाइन करता हूँ। W इज इक्वल टू 4 pound, G इज इक्वल टू हमारे पास होता है 32 फीट पर सेकेंड स्क्वायर। और हम जानते हैं कि W बराबर किसके होता है हमारे पास mg की, हमने m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो W की जगह W की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दें, G की जगह G की वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दी हमने। जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये लिखा जाएगा m इज इक्वल टू 4/32, तो ये 1/8 स्लग आ जाएगा। तो मैंने बताया कि स्लग भी हो सकता है, किलोग्राम भी हो सकता है बेटा आपके पास। अच्छा, उसके बाद आपके पास K की वैल्यू कितनी हमारे पास थी, वो 16 pound पर फीट थी। आप इसको न्यूटन पर मीटर भी लिख सकते हैं। और टाइम पीरियड बेटा मालूम करना है। और हम जानते हैं कि टाइम पीरियड किसके इक्वल होता है 2π/ओमेगा, 2π/ओमेगा। और हम हमारे पास यहाँ पर ओमेगा की वैल्यू नहीं है, तो ओमेगा की वैल्यू किस तरह फाइंड करेंगे हम, ओमेगा इज इक्वल टू √k/m। k आपके पास स्प्रिंग कांस्टेंट और m हमारे पास क्या है, मैस है। तो बेटा इनकी वैल्यू पुट करो 16 डिवाइड बाय 1/8, तो ये बन जाएगा आपके पास ओमेगा इज इक्वल टू √16 मल्टीप्लाइड बाय 8। जब इसको सिंप्लीफाई करते हैं तो ये 8/√2 और ये हमारे पास जो यूनिट इसका है वो है रेवोल्यूशन पर सेकंड या साइकिल पर सेकंड लिख सकते हैं आप। रेवोल्यूशन भी चक्कर को कहते हैं और साइकिल भी हमारे पास चक्कर को कहते हैं, ठीक है। ये ना हो कि आपको चक्कर आना शुरू हो रहे हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन के अंदर चक्कर की बात हो रही है कि किस तरह बॉडी जो अपना एक चक्कर कंप्लीट करती है या एक साइकिल कंप्लीट करती है बेटा। तो हमारे पास ये आ रहेगा T इज इक्वल टू 2π/ओमेगा इज इक्वल टू 2π/8√2। अब फिर मैं इस 2 को लिख सकता हूँ √2 पॉसिबल है हमारे लिए, पाई डिवाइड बाय 8 इंटू √2 से √2 कैंसिल हो जाएगा। तो बाकी बेटा हमारे पास क्या आ रहेगा √π/8 सेकेंड, ठीक है। अब हमारे पास जनरल शेप ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन whose टाइम पीरियड इज √2π/8 सेकेंड हमारे पास है। तो बेटा वो डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास ये वाली है, md²x/dt² प्लस kx इज इक्वल टू 0। अब m की जगह मैंने m की वैल्यू पुट कर दी और k की जगह k, तो ये उसका बेटा जनरल एक्सप्रेशन भी हो गया आपके पास, ठीक है। तो ये इंतहाई आसान सवाल है, कोई मुश्किल नहीं है। जस्ट आपने इनके यूनिट्स वगैरह ध्यान में रखने हैं और फार्मूले छोटे छोटे से हैं कि हमने ओमेगा की वैल्यू कैसे निकालनी है, m कैसे निकालना है, ये छोटी छोटी चीजें, ताकि वो आपको डिफरेंशियल इक्वेशन कंप्लीट जब करनी पड़े तो वो आपको चीजें आती हो यहाँ पे, ठीक है। चलें अब आगे चलते हैं क्वेश्चन नंबर 2 के ऊपर। तो यहाँ पर हमारे पास है कि एक 20 किलोग्राम का मैस हमारे पास है जो कि अटैच्ड किया गया है टू अ स्प्रिंग इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज 2/π साइकिल्स पर सेकेंड। तो देखें यहाँ पर ये उसकी रेवोल्यूशन, तो ये आ गया आपके पास 2/π साइकिल्स पर सेकेंड। व्हाट इज द स्प्रिंग कांस्टेंट, के की वैल्यू मालूम करनी है। व्हाट इज द फ्रीक्वेंसी ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन, बेटा वो मालूम करनी है। इफ द ओरिजिनल मैस इज रिप्लेस्ड विद एन 80 किलोग्राम ऑफ मैस, पहले हमारे पास क्या था, पहले 20 के साथ दिया हुआ ये, अब वो बात करता है 80 के साथ। तो हम दोनों को देखेंगे फिर उसका मुवाजना करेंगे।
तो सोल्यूशन बेटा हमारे पास है गिवन m इज इक्वल टू 20 kg, f बराबर किसके 2/π साइकिल्स, ये आपके पास फ्रीक्वेंसी गिवन थी और k मालूम करना है। अब हम हमारे पास फ्रीक्वेंसी गिवन है तो हम इसे टाइम पीरियड निकाल लेते हैं। तो टाइम पीरियड हमारे पास क्या होता है 2π/ω और f क्या होता है हमारे पास ω/2π। ठीक है, तो हमारे पास बेटा ये आ गया। अब फ्रीक्वेंसी की वैल्यू कितनी है 2/π, बेटा वो लिख दी 2/π इज इक्वल टू ω/2π। तो बेटा जब इसको सिंप्लीफाई करेंगे हमें हमारे पास ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा इज इक्वल टू 2 मल्टीप्लाइड बाय 2π डिवाइड बाय पाई से कैंसिल, तो ये 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड आ जाएगा। क्या आ जाएगा 4 रेवोल्यूशन पर सेकंड, ये साइकिल पर सेकंड भी कह सकते हैं इसको आप। तो आप जानते हैं कि ओमेगा किसके इक्वल होता है हमारे पास, ओमेगा इज इक्वल टू स्क्वायर रूट k/m। स्केयरिंग बोथ साइड करेंगे तो ये आ जाएगा ओमेगा स्केयर इज इक्वल टू k/m। तो ये हमारे पास आ जाएगा k इज इक्वल टू ओमेगा स्केयर m। अब यहाँ पर देखें k की जगह k की वैल्यू k की वैल्यू मालूम करनी है, m की जगह m की वैल्यू और ओमेगा की जगह ओमेगा की। बेटा ये 20 × 16, तो जो मल्टीप्लाई करेंगे 16 2 × 32, तो ये 320 न्यूटन पर मीटर आ जाएगा। इन दिस केस जनरल फॉर्म ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन आपके पास क्या आएगी, mx" प्लस kx इज इक्वल टू 0। अब m कितना निकला आपके पास, वो निकला हमारे पास देखिए 20 था हमारे पास, ठीक है, और k की वैल्यू कितनी निकली है 320 निकली है। तो बेटा इस तरह हमारे पास ये उसकी इक्वेशन आ गई। अब हम इसको करते हैं 80 ग्राम के साथ। अगर m आपके पास क्या हो 80 ग्राम, देन f इज इक्वल टू हमारे पास ये हो, तो w इज इक्वल टू क्या बन जाएगा k/m। अब k की जगह k की वैल्यू पुट करेंगे और m की जगह m की वैल्यू पुट करेंगे, तो बेटा ओमेगा क्या आ जाएगा 4 रेवोल्यूशन पर सेकेंड। और f क्या होता है हमारे पास ω/2π। तो बेटा ये आपके पास आ जाएगा 4/2π इज इक्वल टू 2/π रेवोल्यूशन पर सेकेंड। ठीक है जी, तो ये बेटा हमारे पास आ गया। अब हमारे पास एक और क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3। इसको देखते हैं जरा। एक मैस जिसका वेट हमारे पास 24 पाउंड है, अ मैस वेट 24 पाउंड अटैच टू द एंड ऑफ one end of the string stretches it 4 inches initially. The mass is released from rest from a point 3 inches above the equilibrium position. Find the equation of motion. Find the equation of motion. कहता है कि एक मैस जिसका वेट 24 पाउंड है उसको अटैच किया जाता है एक एंड स्प्रिंग के एक एंड के साथ, और फिर वो कहता है जब उसको लटकाया जाता है तो वो स्ट्रेच करता है उसको, स्प्रिंग के अंदर लंबाई के रुख इजाफा हो जाता है, उसकी लेंथ में इजाफा होता है। कितना होता है हमारे पास 4 इंचेस का। तो मैंने बताया था कि स्ट्रेच जो है हमारे पास एक्स की सूरत में होता है। अब इनिशियली द मैस इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। अब ये इनिशियल कंडीशन की तरफ आ रहा है, द मैस इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट। इट मीन्स जो डिस्प्लेसमेंट है या डिस्टेंस है एट 0 वो क्या है हमारे पास, वो 0, क्योंकि रेस्ट से छोड़ा जा रहा है। फ्रॉम अ पॉइंट 3 इंचेस अबव, यानी कि आप अबव पॉइंट से, ठीक है, रेस्ट फ्रॉम 3 इंचेस अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। फाइंड द इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा यहाँ पर देखें W आपके पास क्या था 24 पाउंड, G की वैल्यू हमारे पास पता है कि वो 32 फीट पर सेकंड है। W इज इक्वल टू हमारे पास क्या होता है mg, तो W की जगह 24 सब्सिट्यूट करेंगे, m वैसे आएगा, G की जगह हम क्या लिखेंगे 32। सो इन दिस केस m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 3/4 स्लग। फिर हमारे पास है स्ट्रेच। स्ट्रेच मैंने कहा किससे रिप्रेजेंट किया जाता है x से, और वो हमारे पास क्या है हमारे पास 4 इंचेस। तो 4 बाय, जब इसको हम फीट में कन्वर्ट करेंगे तो ये 4/12 फीट इज इक्वल टू 1/3 फीट आ जाएगा। अब बेटा हमारे पास k की वैल्यू फाइंड करनी है, f इज इक्वल टू kx। और मैंने आपको पहले ये चीज़ बता दी थी कि जितना वेट होता है उतनी फोर्स लगाई जाती है, क्योंकि फोर्स और वेट एक दूसरे के इक्वल होते हैं हमारे पास। तो इसलिए मैं f की जगह w लिख सकता हूँ इज इक्वल टू kx। तो w की जगह मैंने 24 लिख दिया, kx की जगह 1/3 लिख दिया। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आ रहेगा 72 पाउंड पर फीट, 72 पाउंड पर फीट, या इसको लिख सकते हैं न्यूटन पर मीटर। ये दोनों मैंने यूनिट्स लिख दिए हैं यहाँ पे। अच्छा, उसके बाद हमारे पास है x, इसकी इनिशियल कंडीशन बेटा हमारे पास x ऑफ 0 बेटा हमारे पास क्या था अबव, उसने बोला था अबव द इनिशियल, अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। जब अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन था हमारे पास तो डिस्प्लेसमेंट क्या था नेगेटिव। डिस्प्लेसमेंट क्या होते हैं नेगेटिव। तो बेटा यहाँ पर ये देखें, मैं दोबारा दिखा देता हूँ, ये देखें, ये हमारे पास बॉडी इज फ्रॉम रेस्ट, द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट फ्रॉम अ पॉइंट 3 इंचेस अबव द इक्विलिब्रियम पोजीशन। तो फ्रॉम द इक्विलिब्रियम पोजीशन हमारे पास क्या है 3 इंचेस अबव है। तो बेटा
तो एक्स ऑफ 0 आपके पास क्या आया -3 इंचज, तो वो आ जाएगा -3/12, तो -1/4 फीट आ गया। अब जब हमारे पास वो साथ ही बोल रहा है कि वो साथ ही बोल रहा है हमारे पास रेस्ट, व्हेन द बॉडी इज रिलीज फ्रॉम रेस्ट, इट मीन्स कि उसकी जो वेलोसिटी हमारे पास वो डिफाइन कर रहे हैं, वेलोसिटी जो होगी हमारे पास वो क्या होगी, वो 0, वेलोसिटी एट t इज इक्वल टू क्या है 0। द जनरल फॉर्म ऑफ द इक्वेशन ऑफ मोशन इज mx डबल प्राइम प्लस kx इज इक्वल टू 0। m की जगह m की वैल्यू पुट की और x की जगह x की वैल्यू पुट की। बेटा ये 72 था आपके पास, ठीक है। इसको जब सिंप्लीफाई करेंगे तो ये d स्केयर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा हमारे पास, इसको डिफरेंशियल फॉर्म में लिखेंगे तो ये 3/4 d स्केयर प्लस 72 इज इक्वल टू 0, तो d स्केयर इज इक्वल टू -72 मल्टीप्लाइड बाय 4/3, तो बेटा इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 96। जब इसका स्केयर रूट खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा +-4 स्केयर रूट 6 आयोटा। तो इसकी जो इक्वेशन ऑफ मोशन आपके पास आ जाएगी x ऑफ t इज इक्वल टू a cos 4 स्केयर रूट 6t प्लस b sin 4 स्केयर रूट 6t, ठीक है। तो बेटा ये हमारे पास इक्वेशन ऑफ मोशन आ गई, ठीक है। तो इसका हमारे पास एंगुलर वेलोसिटी जो है हमारे पास वो कितनी है 4 स्केयर रूट 6। अब उसके बाद एक क्वेश्चन नंबर 6 है, मैं इसकी स्टेटमेंट और थोड़ी सी चीज़ बता दूँ, लेकिन हम इसको करेंगे अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर, ठीक है, ये अपने नेक्स्ट लेक्चर के अंदर। A force of 400 newtons stretches a spring 2 meters. A force of 400 newtons stretches a spring 2 meters. A mass of 50 kg is attached. ठीक है, एक फोर्स है। अब देखें वहां पे उसने यूनिट सारे चेंज कर दिए हैं, पहले वो पाउंड में ले रहा था, अब वो न्यूटन के अंदर ले रहे हैं। तो ये उसकी चॉइस, वो डिफरेंट फील्ड से ये क्वेश्चन ले रहा है। तो a force of 400 Newton stretches a spring 2 meters. A mass of 50 kg is attached to the end of spring and is initially released from the equilibrium position with an upward velocity of 10 meter per second. Find the equation of motion. तो हमारे पास क्या क्या चीज़ गिवन है यहाँ पे, गिवन f इज इक्वल टू हमारे पास है 400 न्यूटन, स्ट्रेच कितना था 2 मीटर का, ठीक है। तो यूनिट्स को बेटा ध्यान से कीजिएगा, यूनिट्स को मिक्सअप नहीं करना। अगर वो ब्रिटिश इंटरनेशनल से अगर ले तो वहाँ पर, अगर सिस्टम इंटरनेशनल से ले तो बेटा वहाँ पर वो जो यूनिट्स को आगे पीछे नहीं करना। यूनिट्स को अगर आगे पीछे किया तो सवाल गलत हो जाएगा आपका। तो m इज इक्वल टू क्या आ जाएगा आपके पास 50 kg। वी नो दैट f इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास kx। तो f कितना हमारे पास, f हमारे पास 400 न्यूटन है, k की वैल्यू मालूम करनी है, x हमारे पास 2 था। जब इसको डिवाइड करेंगे तो ये आ जाएगा k इज इक्वल टू 200 न्यूटन पर मीटर। k इज इक्वल टू क्या आ जाएगा 200 न्यूटन पर मीटर, ठीक है जी। तो साथ बेटा मैं बता दूं कि ये जो लेक्चर्स आपके पास हैं, लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 20, लेक्चर नंबर 21, ये 3 लेक्चर जो इस हफ्ते के हमारे पास हैं, ये आप लोगों ने एहतियात से करने हैं बिल्कुल, ठीक है जी। और इनमें से बेटा आपके पास ट्यूसडे वाले दिन इंशाल्लाह ताला, ट्यूसडे वाले दिन या वेडनेसडे वाले दिन, इन दो में से एक दिन कोई होगा आपके पास, तो फिर मैं आपसे व्हाट्सएप पर बात भी कर लूँगा। तो इन 2 दिनों में से किसी एक दिन मैं आपको इनविटेशन या मैसेज कर दूंगा कि आज के दिन आपका टेस्ट है, और आप लोगों ने आधा घंटा पहले, मैंने आपको भेज देना, तो आधा घंटा पहले आप लोगों ने लॉगिन होना शुरू हो जाना है। और ये आपके पास इनविटेशन आएगी थ्रू गूगल क्लासरूम, ठीक है। और अगर किसी का कोई मसला है, जिनका गूगल क्लासरूम के अंदर उनको मेल वगैरह नहीं मिलती, वो लेक्चर्स नहीं मिलते, तो काइंडली वो CR को इन्फॉर्म करें या वो ग्रुप के अंदर उसको आइडेंटिफाई कर दें, सर हमारा ये मेल एड्रेस में प्रॉब्लम है। और अपने ईमेल ID किसी निक नेम से ना रखिएगा, राजू बबली और इस तरह के नाम जो है ना ये ना हो। आपके जो ओरिजिनल नाम आपके पास हैं वो, और आपका रोल नंबर वगैरह जो है वो आपके पास होना चाहिए, या ओरिजिनल नाम आपके पास हो तो, या रजिस्ट्रेशन नंबर जो आपके पास है। तो अदरवाइज़ दूसरा कोई हुआ तो फिर वो गलती हो जाएगी बेटा। तो क्योंकि हम ये तैयारी कर रहे हैं पेपर के लिए, अगर कोई हमें टास्क दे दी जाती है तो हमारे लिए वो चीज़ पहले से आसानी में हो और हम इजीली आपको वो चीज़ करवा सकें। तो वो इनविटेशन आएगी, और ये जो क्विज़ आपके पास होगा ये गेम की फॉर्म में होगा, और उसका सारा कंट्रोल मेरे हाथ में होगा, ठीक है। आप लॉगिन हो जाएंगे, मैं तमाम स्टूडेंट्स को देख लूँगा कि हाँ जी तमाम स्टूडेंट आ गए हैं, और उसके बाद मैं क्या करूँगा, उसको यहाँ से प्ले कर दूँगा, मैं प्ले करूँगा, उधर से आपके पास ये प्ले हो जाएगा, ठीक है। और आपके जो लाइव स्कोरिंग जो भी आपके पास है वो सारी ऑप्शन मेरे पास आना शुरू हो जाएंगी, जो वर्किंग आप लोग कर रहे होंगे तो वो आपके पास आना चाहिए।
आना शुरू हो जाएगी। तो ये लेक्चर मैं आपको बार बार बता रहा हूँ, लेक्चर नंबर 19, लेक्चर नंबर 20, लेक्चर नंबर 21। अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, आपको कोई समझ नहीं आ रहा, कुछ स्टूडेंट हैं जो पूछ लेते हैं, बाकी स्टूडेंट्स ऐसे हैं जो कि बिल्कुल उदास फॉर्म में बैठे हुए हैं कि पता नहीं क्या पढ़ाई जा रहे हैं, हमें क्या पढ़ाई जा रहे हैं। तो बेटा हम भी वही चीज़ यहाँ पर कर रहे हैं बैठे, आपके फ़ायदे के लिए जो काम हमसे हो सकता है हम वो कर रहे हैं बैठे हुए। हमारे पहले वहाँ पर ड्यूटी थोड़ी होती थी, हम 24 घंटे के लिए बैठे हुए। तो मेहरबानी करें, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आता तो काइंडली उसको पोस्ट करें और हमसे पूछ लें कि सर ये चीज़, और मैं इंशाल्लाह ताला फिर ये काम आपको बता दूंगा कि किस दिन हमारा टेस्ट होना है। ठीक है, ओके बेटा, टेक केयर, अल्लाह हाफिज़। फिर दूसरी एक लास्ट लेक्चर हमारे पास है, उस पर मिलते हैं आपको। ओके, अल्लाह हाफिज़।